तो चलिए बच्चों, हम लोगों का चल रहा था चैप्टर अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर। और हमारी लास्ट क्लास के अंदर आपके आईसीएआई स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने छोड़ दिया था, नहीं किया था। और आज उसी सिलसिले में, उसी एग्जाम्पल से के सिलसिले में मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। उस कंसेप्ट को आप समझ के चलिएगा। अब देखना यह है कि बच्चों वो कंसेप्ट है क्या। तो बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को आप समझिए कि वो कंसेप्ट क्या है। देखिए बेटे, है क्या उस कंसेप्ट में। लिखा है कि जो हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर होते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर होते हैं, मैंने आपको ये बताया था, उनको या तो आप बनाएं फुली पेड अप। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर होते हैं, या तो आप उन्हें क्या बनाएं, फुली पेड अप, और फिर आप उनको बोनस शेयर इशू करते हैं। ठीक है, क्या कन्वर्ट करते हैं उनको, कन्वर्टेड टू फुली पेड अप शेयर। जब तक वो फुली पेड अप ना हो जाए, आप उनको बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। ये बात अपन ने पढ़ी थी और मैंने आपको इसका नियम भी लिखवाया था, रूल भी लिखवाया था। अब बच्चों, इस एग्जाम्पल के अंदर एक नई बात है। अब आप बोलेंगे सर वो नई बात क्या है। तो मैं आपको कुछ डायग्राम बना के कुछ बातें से के थ्रू समझाऊंगा कि कहना क्या चाहता हूं इस कंसेप्ट में। मान के चलिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके मान के चलिए कि जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, और कंपनी ने, आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, मान के चलिए आपकी कंपनी ने अभी तक कितने रुपए मांग रखे हैं। आपकी कंपनी ने शेयर होल्डर्स से कॉल्ड अप कितना कर रखा है, 8 रुपीज ही कॉल्ड अप कर रखे हैं, यानी पार्टली पेड अप है। इसका मतलब क्या है कि ये पार्टली पेड अप है। आप बोलेंगे ठीक है सर। मैंने कहा देखो बच्चों, अभी कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी 2 रुपीज कॉल्ड कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, 2 रुपीज कॉल्ड कर सकती है। इस 2 रुपीज कॉल्ड करने के बाद ये फुली पेड अप हो जाएंगे और फिर हम इन्हें बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अब सवाल बेटा यहां पर उठता है कि इस कंपनी को अब पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके पास ऑलरेडी रिजर्व बहुत सारे हैं। अगर ये 2 रुपए नहीं भी मांगेगी तो काम चल जाएगा। तो इस कंपनी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम ऐसा काम करें कि जो 2 रुपए हमें शेयर होल्डर से मांगने हैं, हम ये 2 रुपए शेयर होल्डर से मांगते ही नहीं है, और बिना मांगे ही ये जो शेयर होल्डर है, जो 8 रुपए कॉल्ड अप पेड अप हैं, इनको हम फुली पेड अप बना दें। 2 रुपए एक तरीके से इसको बोनस कर देते हैं, यानी बिन मांगे ही आप उसको फुली पेड अप बना दो। जो एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर हैं, उनसे 2 रुपए बिना मांगे ही आप उनको क्या बना रहे हो, फुली पेड अप बना रहे हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बोनस कॉल्स। हम इसे क्या बोलते हैं, बोनस कॉल्स। आप फिर समझिए मेरा कंसेप्ट एक बार। यूजुअली तो क्या होता था, मैंने आपको जो नियम बताया था वो क्या बताया था, आपको नियम बताया था कि जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर हैं, जब तक आप उनको फुली पेड अप नहीं बना देंगे, आप उनको बोनस शेयर नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर बात कुछ अलग ही निकली। कंपनी के पास रिजर्व सफिशिएंट है, कंपनी बोलती है हमें पैसे की जरूरत नहीं है, अब तो हम अपने रिजर्व्स को क्या करने जा रहे हैं, कैपिटलाइज करने जा रहे हैं।
तो कंपनी ने क्या चीज सोची, एक काम करते हैं, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कॉल्ड अप है, हम 2 रुपए मांगना ही नहीं चाहते क्योंकि कंपनी के पास बहुत पैसा पड़ा है और बोनस शेयर और इशू करना चाहते हैं। तो कंपनी ने क्या काम किया, एक तरीका अपनाया, बोला साहब शेयर होल्डर आपको हमें कैश देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और हम आपके बिन मांगे ही 2 रुपए हम आपको बोनस कॉल देते हैं और बिन मांगे ही अब आपके 10 रुपए का शेयर फुली पेड अप बना देते हैं। हालांकि हमने आपसे 8 रुपए ले रखे हैं, 2 रुपए हम आपको बोनस करते हैं और फुली पेड अप आपका शेयर बना देते हैं। अब आप अपने शेयर को फुली पेड अप मानना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बोनस कॉल्स। अब देखिए बच्चों है क्या, अब बात तो समझ में आ गई कि केस क्या है। आप बोलेंगे हां सर बात हमें समझ में आ गई। तो बच्चों देखो, जब इससे पहले वाला केस, जब नॉर्मली सब शेयर्स थे तो हम क्या काम किया करते थे, हम बोनस अपने रिजर्व से उठा के बोनस शेयर्स को इशू करते थे, रिजर्व से ही अरेंजमेंट करते थे। तो मैं आपको पहले क्या बोलता था, सबसे पहले आप अरेंजमेंट करोगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। नंबर 2 मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम से इफ कलेक्टेड इन कैश, अगर वो कैश में कलेक्ट है तो। और नंबर 3 किसी भी फ्री रिजर्व से, किसी भी फ्री रिजर्व से। तो देखिए बच्चों, मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को क्यों दी थी, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को मैंने सबसे पहली प्रायोरिटी क्यों दी थी, मैंने आपको बताया था क्योंकि इसका यूसेज स्पेसिफिक है हमारी कंपनी एक्ट के अंदर। तो जब यूसेज स्पेसिफिक है तो क्यों ना पहले इसको यूज कर लो, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को कर लो और फिर फ्री रिजर्व्स की सबसे आखिरी प्रायोरिटी दी थी। लेकिन अब क्या चीज है, अब आपको कंपनी एक्ट के अंदर एक नियम दे दिया, बोले नहीं यूज कर सकते आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स ऐसे केस के अंदर। अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो आप नहीं यूज कर सकते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, ना ही यूज कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम, यूज कर सकते हो केवल और केवल फ्री रिजर्व्स। और बच्चों फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स which are available for distribution of dividend, जो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हैं वो सारे फ्री रिजर्व हैं। तो उम्मीद है यहां तक की बात आप बच्चों को सबको समझ में आई होगी। अब आपका मन एक बात और कह रहा होगा, सर इस बात को आप एक नोट में भी लिखवा दो। तो मैंने कहा लिखो, फिर लिखो बच्चों यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप, existing partly paid up share converted to fully paid up, existing partly paid up share converted to fully paid up share via bonus call। किसके थ्रू, via बोनस कॉल्स। अब बोनस कॉल्स के थ्रू कर रहे हो तो किस तरीके से करेंगे, ओनली थ्रू फ्री रिजर्व्स, ओनली फ्री रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड, ओनली फ्री रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड। खाली फ्री रिजर्व्स को ही आप यूज कर सकते हो और किसी को भी यूज नहीं कर सकते। तो ये है इस बात पे पूरा कंसेप्ट। अब आप बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है, आपने हमें ये कंसेप्ट समझाया, हमें बिल्कुल समझ में आया सर लेकिन इससे लिंक अप एक क्वेश्चन करा दो तो हमें और बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए सर। मैंने कहा बच्चों आपने मेरे मुंह की बात छीन ली,
आपने कहा मैंने मानी और हम दोनों ज्ञानी। तो चलो जी करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो चलिए बच्चों, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 और देखना ये है कि किस तरीके से होगा। आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, इलस्ट्रेशन 2 आईसीआई स्टडी मटेरियल। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लिखा है पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। और क्या लिखा हुआ है? अ लिमिटेड कंपनी विद अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। क्या लिखा है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने की है? 5 लाख की, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। और लिख दिया साफ साफ, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 7.50 पर शेयर। कॉल्ड अप कितनी है? 7.5 रुपए। अब बोनस ऑफ ₹1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। बोनस कितना देना है? ₹1,25,000 का। और कहां से डिक्लेयर हो रहा है ये? आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप। कहते हैं बोनस शेयर्स आपको देने 1,25,000 जनरल रिजर्व में से उठा के, और टू बी अप्लाइड इन मेकिंग, अब साहब लिख दिया ना यहां पर कि एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर्स हैं उनको फुली पेड अप बनाने के लिए। ये वही कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया। यानी अब आप देखें यहां पर 50,000 जो शेयर्स थे आपके, सॉल्यूशन अगर करें पार्ट 1 का, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जो आपके 50,000 शेयर्स थे और एक शेयर जो 10 रुपए का था, और कॉल्ड अप कितने? 7.50। जो ₹2.50 कॉल्ड अप नहीं है, जो ₹2.50 कॉल्ड अप नहीं है, उनको फुली कॉल्ड अप बनाने के लिए हम किससे पैसा उठा रहे हैं? जनरल रिजर्व से। और जनरल रिजर्व आपके क्या है? जनरल रिजर्व आपके फ्री रिजर्व हैं। तो अब आप देखिए यहां पर कि अगर आप 50,000 शेयर्स हैं, अब देखिए, अब यहां पर देखिए आप 50,000 शेयर्स हैं और ₹2.50 के हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको कितने रुपए के बोनस शेयर करने पड़ेंगे? 50,000 इंटू ₹2.50 यानी 1,25,000 रुपीज। आपको बोनस कॉल करनी है, इसको हम क्या बोलते हैं? बोनस कॉल। तो उसके लिए हम किससे पैसा उठाएंगे? फ्री रिजर्व से। क्या जनरल रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व है? आंसर है हां। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। और दूसरी एंट्री क्या हो जानी है? दूसरी एंट्री क्या हो जाती है? अब आप देखो, आपने क्या एंट्री की इसके अंदर? आपने जनरल रिजर्व से पैसा तो उठा लिया बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर देने के लिए, लेकिन क्या ये फुली कॉल्ड अप है? नहीं, कॉल का पैसा तो मांगना ही पड़ेगा ना हमें। तो कॉल का पैसा अपन ने मांगा, आप कॉल के पैसे मांगने की एंट्री कर लो। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 1,25,000 से हो गई और ये भी 1,25,000 से हो गई। वो आपने जनरल रिजर्व से ले लिया बोनस का पैसा, ठीक है, जनरल रिजर्व हमारे फ्री रिजर्व थे। और नंबर 3, अब आप देखो फाइनल कॉल का जब हम पैसा रिसीव करते थे तो क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यही एंट्री किया करते थे आप। लेकिन अब की बार क्योंकि हमने देखो बोनस कॉल के अंदर तो पैसा कैश में कोई रिसीव होता ही नहीं है, तो अब की बार आप कैश में पैसा तो रिसीव करोगे नहीं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लिखेंगे? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये भी हो जाएगी आपकी 1,25,000 से। अब ये 1,25,000 कैसे आई मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अब नेट इफेक्ट देखो बच्चों, तो क्या देखो, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर से बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कैंसिल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल से इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कैंसिल,
और नेट एंट्री क्या बच रही है, जनरल रिजर्व से पैसा उठाया किसके लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए। नेट एंट्री तो यही बच रही है। तो अल्टीमेटली ऐसे केसेस के अंदर हमको क्या एंट्री करनी होती है, जनरल रिजर्व से पैसा उठाओ बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। फाइनल कॉल का जो पैसा मांगते थे हम मांगेंगे, लेकिन अब की बार बैंक से पैसा रिसीव ना करके किससे चार्ज करेंगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर से चार्ज करेंगे। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इस पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या बात बोलते हैं वो, क्या इसके अंदर भी वही है जो अभी तक अपन ने देखा। लिखा अ लिमिटेड कंपनी हैविंग fully paid up capital of rupees 50 lakh consisting of equity share of 10 each। तो अपन इसको 10 से डिवाइड कर दे तो कितने हो जाएंगे, ये 5 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 लाख हमारे क्या थे, 5 लाख इक्विटी शेयर्स थे एट द रेट 10 ईच। ठीक है जी। हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 9 लाख, तो जनरल रिजर्व कितने के हैं, 9 लाख। क्या जनरल रिजर्व हमारे फ्री रिजर्व हैं, हाँ जी, जनरल रिजर्व हमारे फ्री रिजर्व हैं। क्या इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि ये 10 ईच का जो 5 लाख शेयर्स हैं वो पार्टली पेड अप हैं या पार्टली कॉल्ड अप हैं, तो ऐसा क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा। पढ़ लीजिए आप। हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 9 लाख, जनरल रिजर्व में 9 लाख है। इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज, हमने बोनस शेयर कितने इशू करने हैं, 5 लाख के आउट ऑफ जनरल रिजर्व। लिखा है कि रिजर्व्स को कैपिटलाइज आप कितना करना चाहते हो, 5 लाख के आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुली पेड अप बोनस शेयर ऑफ 10 ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड बाय हिम। ठीक है, तो बोनस शेयर कितने में इशू हो रहे हैं, 1:10 में। फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड 1 बोनस शेयर विल बी गिवन। इस बात का मतलब यही है, फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड 1 बोनस शेयर विल बी गिवन। तो देखिए बच्चों किस तरीके से होगा ये। अगर आपके पास 5 लाख शेयर्स हैं, अगर ये 10 के बदले में है तो इंटू 1 के बदले में कितना होगा, 50,000। तो हम बोनस शेयर कितने देने वाले हैं, 50,000 बोनस शेयर दिए जाएंगे। ठीक है जी, 50,000 बोनस शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, अब वो बोलते हैं और आपको 50,000 बोनस शेयर और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो आपको कितने रुपए का अरेंजमेंट करना है जनरल रिजर्व से, 5 लाख का। तो यानी जनरल रिजर्व के थ्रू कैपिटलाइज कितने हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं अब अपन इसकी एंट्री कि किस तरीके से हो जाएगा। तो आपको एंट्री, पहली एंट्री क्या करनी है आपको, पहली एंट्री हमें करनी है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से पैसा उठाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये ऊपर वाला केस नहीं है कि जहां ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर बोला था आपको अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर सेट्स फुली पेड, यानी बोनस कॉल वाली बात इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन फुली पेड अप है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। यहां पर देखिए ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, डायरेक्टली आपको दे रखा है जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है 9 लाख रुपीस, आराम से हम ले सकते हैं 5 लाख। तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, कितने रुपए, 5 लाख ले लेंगे। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर 2, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से ये बोनस शेयर की इलस्ट्रेशन नंबर 2 के सेकंड पॉइंट की एंट्री हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब इसी के साथ साथ अब आपका एक कंसेप्ट और है इसके अंदर, उस कंसेप्ट को भी हम पढ़ लेते हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाता है तो हमें अप्लाई करना आना चाहिए, और वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम
सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने आपको बताया था ना, कलेक्ट होता है कैश के अंदर, कलेक्टेड इन कैश, तभी हम उसको बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी बच्चों 2 पॉइंट आते हैं। देखिए, कंपनी होती है 2 तरीके की, एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है लिस्टेड कंपनी, और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है जी। अब चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, दोनों के ऊपर कंपनी एक्ट लागू होता है। देखिए, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है वो अनलिस्टेड कंपनी हो गई, जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी हो गई। तो ये तो सभी बच्चों को पता है। तो कंपनीज एक्ट तो चाहे लिस्टेड कंपनी हो तब भी कंपनी एक्ट लागू होता है, अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर भी कंपनी एक्ट लागू होता है, दोनों के ऊपर कंपनी एक्ट लागू होता है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो नियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का नियम कंपनी एक्ट के द्वारा अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो नियम है वो क्या कहता है? देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 तरीके से होता है, कैश में और नॉन कैश में। नॉन कैश में मैंने कब बताया था? जब कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। और अनलिस्टेड कंपनी के अंदर भी जब सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है तो वो 2 तरीके से हो सकता है, कैश में और नॉन कैश में। तो देखिए बेटे, कंपनी एक्ट के साथ साथ जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो नियम है, ठीक है, वो किसके ऊपर लागू होते हैं? लिस्टेड कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन सेबी के नियम अनलिस्टेड के ऊपर लागू नहीं होते। तो सेबी का नियम क्या कहता है? सेबी का नियम कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप तभी यूज में लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप तभी यूज में लेंगे जब वो कैश में रिलीज्ड होगा। ठीक है, जब वो कैश में रिलीज होगा तभी आप उसको लेंगे, जब वो कैश में रिलीज नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, बात यहां पर आती है कि यहां तक तो बात क्लियर हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम का नियम तभी जो है कैश में रिलीज होगा। तो ये सेबी का नियम कहता है कि लिस्टेड कंपनी होगी तो आप करोगे, जो भी अपन नियम पढ़े। लेकिन जब सेबी के नियम अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर लागू ही नहीं होते, अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर जब सेबी के नियम लागू ही नहीं होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिलीज इन कैश वाला नियम कैश पे लागू होगा? आंसर है नहीं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कब लागू होगा और कब लागू इसके ऊपर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब इस कंसेप्ट के बाद हमारे पास बारी आती है बोनस शेयर फॉर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो अब आप हेडिंग डालें बोनस शेयर्स फॉर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए बच्चों, ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेता हूं तब आपको बात समझाता हूं। तो देखिए, ये कंसेप्ट ये कहता है कि मान के चलिए आपके पास 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, ये 1 लाख के आपने इक्विटी शेयर्स हैं आपके, और इन 1 लाख इक्विटी शेयर्स को के बाद अब आपके, ये तो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। ठीक है, आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 1 लाख के इक्विटी शेयर, और आपके कुछ आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो हैं 10,000। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो हैं 10,000। अब 10,000 डिवेंचर्स को ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर।
तो देखिए बच्चों, अब हुआ क्या, अब आपको केस 2 बताऊंगा। पहला केस तो क्या था, पहला केस ये था कि एग्जिस्टिंग शेयर, कंपनी के पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स थे 1 लाख के, और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यहां कन्वर्ट हुए यहां पर, और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुए तो वो कितने हुए, 10,000। ठीक है, कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1 के बदले में, क्या डिसाइड किया, हर 10 के बदले में, हर 10 के बदले में 1 बोनस शेयर दूंगा। तो इसको आप ऐसे लिखें, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। तो बोनस शेयर कितने मिलने वाले थे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1, यानी 10,000 बोनस शेयर। ठीक है, यानी कितने मिलने वाले थे, 10,000 बोनस शेयर। अब देखिए, अब बोनस शेयर मान के चलिए डिवेंचर्स को कन्वर्ट होने के बाद अगर बोनस शेयर डिक्लेयर होते हैं तो इन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का टोटल शेयर्स के अंदर कितना हिस्सा रहेगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख तो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं और 10,000 बोनस शेयर्स हैं, तो टोटल मिला के कितने शेयर्स हैं, 1,10,000। तो इनका कितना हिस्सा रहा कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 इंटू 100, यानी 9.09%। अब देखिए केस नंबर 2 के अंदर कंपनी ने एक चालाकी कर दी। केस नंबर 2 में कंपनी ने चालाकी कर दी। कंपनी ने क्या काम किया, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर थे 1 लाख के जो थे, और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को कन्वर्ट यहां पर करना था, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को कन्वर्ट कहां करना था, यहां पर कितने देने थे, 10,000, नंबर ऑफ 10,000 डिवेंचर्स को 10,000 इक्विटी शेयर देने थे, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने देने थे, 10,000 के 10,000। लेकिन कंपनी ने क्या काम किया, यहां पर बोनस शेयर इशू कर दिए। अब जब यहां पर बोनस शेयर इशू कर दिए 10,000, तो अब कंपनी के पास क्या लगा, कंपनी को क्या लगने लगा कि अब टोटल मिला के, अब नंबर ऑफ जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, पहले तो कब इशू हुए थे, कन्वर्ट कराने के बाद हुए थे इशू, तो इनका रेशो कैसे बैठ रहा था, 10,000 अपॉन 1,10,000, तो देखा 9.09 बैठ रहा है। लेकिन जब अगर बोनस शेयर यहीं पे इशू हो गए तो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख तो एग्जिस्टिंग, 10,000 बोनस शेयर और 10,000 के कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 1,20,000। तो अब कन्वर्टेबल डिवेंचर ने देखा कि भाई मेरा हिस्सा कितना है टोटल होल्डिंग्स के अंदर, तो इनका तो टोटल होल्डिंग कम आ गई। तो अब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ने कहा साहब हमारे साथ तो धोखा हो गया है, तो ये तो चीज का कि आपको डिवेंचर्स बोनस शेयर्स कब इशू करने चाहिए थे, जब हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाते, उसके बाद आपने तो पहले ही कर दिए, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो देखिए बच्चों, ये चीज देखते हुए एक नियम निकाल दिया गया, क्या कि बोले ऐसे तो ये तो धोखा हो जाएगा, किसके साथ, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के साथ इनकी तो होल्डिंग कम हो गई। तो इसलिए बोला गया कि क्या, कि आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा किसके लिए, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए। किस चीज का, बोनस इशू का प्रोविजन रखना पड़ेगा, जिस रेशो में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिले थे। अब कैसे मिले थे, हर 10 के, हर जो है 1:10 के रेशो के अंदर बोनस शेयर मिला था, हर 10 के बदले में 1 बोनस शेयर, बस उसी रेशो के अंदर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को भी बोनस शेयर मिलेंगे। अब आप देखिए कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को यहां बोनस शेयर कितने मिलेंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कितने थे, 10,000 थे। अगर बोनस शेयर अगर आप इनको दोगे तो कैसे दोगे, 10,000 जैसे आप ऊपर वाले रेशो में निकाला डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1, यानी 1,000 बोनस शेयर का
प्रोविजन आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी होल्डिंग कम हो जाती है ऐसे। और ये बोनस शेयर इनको कब मिलेंगे? ये बोनस शेयर इनको कब मिलेंगे? ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये है इसका सारा प्रोविजन। तो चलिए मॉड्यूल के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है, आपके स्टडी मटेरियल में कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूं। तो देखिए बच्चों, ये मॉड्यूल के अंदर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है, एन इशू शैल मेक अ बोनस, एन इशूअर शैल मेक अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर only if it has made a reservation for equity share of the same class in the favor of shareholder of the outstanding compulsory convertible debt instrument। तो ये आपके देखिए आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 6.6 के ऊपर इस साफ बात लिखी हुई है, रेगुलेशन 294 रेस्ट्रिक्शन ऑन बोनस इशू के अंदर लिखा है, एंड इशूअर शैल मेक अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली इफ इट हैज मेड रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी शेयर। रिजर्वेशन करना पड़ेगा किसका? इक्विटी शेयर का, ऑफ द सेम क्लास इन द फेवर ऑफ द होल्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इफ एनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ कन्वर्टेबल पार्ट देयर ऑफ। तो जो बात मैंने आपको समझाई वो बात साफ साफ लिखी हुई है। और अब आप देखिए यहां पर, और इससे पहले मैंने आपको जो सेबी वाली पॉइंट बताया था वो भी पॉइंट लिखा हुआ है आपके, तो वो भी आपको बता देता हूं कहां लिख रहा है, सेबी वाला पॉइंट। तो वो भी आपके मॉड्यूल के अंदर ही लिखा है, ये देखिए आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। यहां पर ये सेबी के पॉइंट पर आ जाते हैं अपन। ये देखिए लिखा है, एज पर द सेबी रेगुलेशन सच सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी रिलीज इन कैश। मैंने आपको बताया था अभी कि जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उसके अंदर सेबी के नियम लागू नहीं होते हैं, केवल लिस्टेड के अंदर होते हैं। और सेबी का नियम ही ये बात कहता है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिलीज कैश में होगा तभी आप उसको फ्री रिजर्व, मतलब उसको एज अ बोनस इशू के अंदर हम मान सकते हैं। देखिए लिखा है, एज पर सेबी रेगुलेशन सच सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी रिलीज इन कैश वेयर एज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज नो सच एग्रीमेंट। लिखा हुआ है, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट in accordance with the section 52 securities premium may arise on account of the issue of share other than by way of cash. Thus for unlisted companies securities premium not released in cash may be used for the issue of bonus shares। यानी अनलिस्टेड कंपनी के अंदर अगर चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में रिलीज नहीं भी हो उसके बावजूद भी हम उसको यूज कर सकते हैं, वेयर एज द सेम कैन नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो ये था आपका बोनस इशू के ऊपर सारा कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूं ये सारा कंसेप्ट आपको बोनस इशू से लिंकअप अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।